टैलेंट को लेके पाकिस्तान में कुछ प्रॉब्लम है। इस वक्त एक्सेस टू टैलेंट का इशू है कि जितने हमें एक नंबर ऑफ टैलेंट चाहिए इंडस्ट्री को उतना हमें नहीं मिल रहा। यूनिवर्सिटीज़ की जब बात होती है कहते हैं जी कैरिकुलम अच्छा नहीं था, कैरिकुलम में ऐसी चीज़ें हैं जो वगैरह वगैरह। कैरिकुलम का हमारा मसला नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि जब आप कैरिकुलम यूनिवर्सिटी को देते हैं तो एग्जीक्यूशन जो है वो यूनिवर्सिटी का काम है। कैरिकुलम का मसला नहीं है, एग्जीक्यूशन का मसला है। अब सारा इल्ज़ाम है वो टीचर्स पे लगा रहे। आई पर्सनली थिंक कि इंडिया जहाँ पे आजकल है वो उसमें एक बहुत बड़ा रोल IITs का ही है कि उनके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बहुत अच्छे थे। मूविंग टुवर्ड्स इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशंस उनका ये होता है कि जी कि हमारे पास स्टूडेंट जो आ रहा है उसको मेथडोलॉजीज भी आती हों, गुर आते हों कि एक दिन में बिजनेस कैसे खड़ा कर लेंगे या एक दिन में प्रोडक्ट कैसे डेवलप कर लेंगे। ये थोड़ा सा ना एक शॉर्ट साइटेड थिंकिंग है। अगर कोई भी प्रोग्राम ऐसा है ना जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फोकस सिर्फ टेक्निकल पे है, बाकियों पे नहीं है, तो दैट विल ऑल्सो बी अ डिजास्टर। टैलेंट मौजूद है लेकिन क्योंकि वो किसी और यूनिवर्सिटी में गए हैं और हायरिंग किसी और यूनिवर्सिटी की होनी है। यूनिवर्सिटी का एक फ़ायदा होता है लेकिन इट्स नॉट द बैरियर। आई हैव सीन पीपल फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज डूइंग रियली अमेजिंग जॉब। सो मैनी गाइस जो कि 2-3 साल का एक्सपीरियंस आ गया इंडस्ट्री में, थोड़ा बहुत समझना भी आना शुरू हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा उनके जहन में ये आता है कि यार बाहर भागने की कोशिश करते हैं। इफ़ यू कैन गो एंड वर्क फॉर बिग इंडस्ट्री इन द एट ग्लोबल, गो फॉर। सो अगर आप टेक के अंदर वाकई टॉप पे जाना चाहते हो तो बी इन दैट सिटी जहाँ पे टेक टॉप है, क्योंकि वहाँ एक्सपोजर और तरह के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ साइबरकास्ट। लाइक पाकिस्तान में हर साल 10,000 से ज़्यादा IT ग्रेजुएट्स मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन हमने जो रीसेंट एपिसोड्स की उसमें एक इशू हाईलाइट हुआ कि शायद टेक इंडस्ट्री की बूम के लिए जो टैलेंट रिक्वायर्ड है वो मौजूद नहीं है। एक तरफ 10,000 IT ग्रेजुएट्स हैं, मोर देन 300,000 IT प्रोफेशनल्स हैं, तो फिर ये बात क्यों की जाती है? इस पर डिटेल डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं मिस्टर आसिम गफ्फार, जो कि को फाउंडर हैं EF टेक टेक्नोलॉजीज़ के। उसके अलावा द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट, ही इज़ मेंबर ऑफ स्किल कमेटी ऑफ पाशा, और उसके अलावा मोर देन 2 डेकेड्स के उनका एक्सपीरियंस है IT सेक्टर में। लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज़ में भी काम किया, अपना स्टार्टअप भी किया। बाकी उनसे ही पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। ये साइको कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, प्रोवाइडिंग लीडरशिप टू टू एन एस्टेब्लिश्ड कंपनी एंड देन रनिंग योर ओन कंपनी, ठीक है, ये ट्रांजिशन कैसी है? जी जी, आई थिंक ये सो इजी फ्रेश इज़ एक्चुअली माई सेकेंड टाइम डूइंग माई ओन थिंग। तो शुरू में मैंने जॉब ही की थी LMKR, एक कंपनी इस्लामाबाद में, वहाँ से मैंने करियर स्टार्ट किया। फिर आई वेंट अब्रॉड फॉर स्टडीज़। I came back, did my first services work. Basically, it was sole proprietor. My father name, but I was running it. फिर I moved to Nokia Siemens और फिर दोबारा LMKR, फिर ज़मीन के साथ भी एक अच्छा रहा। लेकिन फिर एक टाइम आया हुआ था कि जिसमें मुझे लग रहा था कि नाउ आई वांट टू अगेन डू दिस थिंग ऑफ माय ओन। तो टीम एक अच्छी मिल रही थी, तो आई थॉट कि इट्स अ गुड टाइम टू डू इट। सो या आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट जहाँ पे हर चीज़ आपको बनी बनाई मिल जाती है। इट्स अ लॉट मोर फास्ट पेस। उसके रिवॉर्ड्स भी हैं, उसके चैलेंजेस भी हैं, बट आई थिंक हैविंग अ एक्सपीरियंस ऑफ कॉर्पोरेट ऑल्सो हेल्प इन डूइंग थिंग्स इन अ बिट बेटर वे। बट यस, पेस का फ़र्क था काफ़ी। सो इंस्पिरेशन क्या थी? मतलब यू वांटेड के अपनी एक कंपनी है, कोई आपने नीश आइडेंटिफाई की कि इसमें गैप है? ये सारा कुछ हुआ था ये साल, लेकिन ये सब कुछ मेरे पार्टनर्स ने जो थे उन्होंने किया था, मुस्तफ़ा वगैरह ने। मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था। आई वॉज एक्साइटेड टू वर्क विद दोज गाइज एंड इन्वेस्टर्स वर ऑलरेडी इंटरेस्टेड इन दैट थिंग, तो आई थॉट इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद। और एंड आई वॉज राइट कि वो लोग बाकी बहुत अच्छे लोग थे जिनके साथ मैंने काम किया। सही। अच्छा, जो मैंने अभी इंट्रो में बात की कि हमारे पास कुछ गेस्ट भी आए और हमने आइडेंटिफाई किया कि टैलेंट को लेके पाकिस्तान में कुछ प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या? जी, आई थिंक एक्सेस टू टैलेंट कहते हैं इसको जनरली, और ये काफ़ी हाईलाइट हुआ हुआ है। PM लेवल तक भी ये गया हुआ है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स ऊपर नहीं जा रही, उसकी रीज़न एक्सेस टू टैलेंट है IT के अंदर, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ। बट आई एम अज्यूमिंग द सेम इज़ ट्रू फॉर अदर एज वेल। और इसको फिर करने के लिए डिफरेंट इंटरवेंशंस भी होती हैं। नेफ्टा टेफ्टा के थ्रू भी कुछ काम किए जाते हैं, और फिर HEC के साथ भी किया जाता है। अभी रिसेंटली IT मिनिस्ट्री ने भी एक टेस्ट टाइप चीज़ स्टार्ट किया ताकि टू फिगर आउट कि वेयर पीपल आर, वेयर दे स्टैंड, एंड देन डू समथिंग विद देम। आई थिंक प्रॉब्लम जो है ना एक्सेस टू टैलेंट में, मैं पहले इसको बताऊँगा प्रॉब्लम है क्या। अगर आप इसको आप ऐसे करें कि मार्केट में लेट्स से इस वक्त 100 जॉब्स हैं
और आपके पास लेट्स से 1000 पीपल अवेलेबल है जो टेक्निकली ऑन पेपर क्वालिफाई करते हैं, उनमें से लेकिन 100 पीपल आपको नहीं मिलेंगे उन जॉब्स को फिल करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम है कि ये नंबर ऑफ़ पीपल इज़ देयर बट दे आर नॉट मीटिंग दैट बार। और सो जिसको एम्प्लॉयबिलिटी कहते हैं लोग, थोड़ा सा अम्ब्रेला टर्म यूज़ होती है दैट, कि वो अच्छी नहीं है लोगों की, वो काफ़ी लो है। अब ये क्यों है, इसके पीछे डिफरेंट रीज़न है। इसमें कुछ इंडस्ट्री के एंड पे फ्लॉ है कि वो एक्सपेक्टेशन कुछ गलत है, कुछ उनका काम है जो उनको खुद इन एनी केस करना चाहिए, और कुछ पे इसमें फ्लॉज यूनिवर्सिटी एंड पे भी हैं कि यूनिवर्सिटी या उससे पहले स्कूलिंग को भी आप कह लें कि वो जब तक चीज़ें सही नहीं होंगी तो फिर हम जो भी करते रहेंगे वो एक तरह से एक हैक्स हैं, चेपियाँ हैं, रेदर देन प्रॉपर सोल्यूशन। सो इसमें अब डिफरेंट लोगों की जिसमें डिफरेंट आइडियाज़ हैं, एंड आई थिंक उन सब की का मेरिट है। मतलब कुछ लोग स्किल्स डेवलपमेंट उस साइड पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, कुछ बेसिक्स को, कोर को फिक्स करना चाह रहे हैं, एंड आई थिंक ये जब सारी चीज़ें हो जाएंगी तो जिस तरह का हमारे पास पोटेंशियल है वी कैन देन अनलॉक इट। बट इस वक्त एक्सेस टू टैलेंट का इशू है कि जितने हमें एक नंबर ऑफ़ टैलेंट चाहिए इंडस्ट्री को, उतना हमें नहीं मिल रहा। तो उसमें और भी रीज़न है, ब्रेन ड्रेन भी है कि जो अच्छे हैं वो चले भी जाते हैं, बट ऑल्सो सप्लाई के लेवल के ऊपर चैलेंजेस हैं। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। आपने कहा कि इसमें इंडस्ट्री साइड की एक्सपेक्टेशंस का भी मसला है, एंड देन शायद हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी मसला है। आप मेंबर रहे हैं पॉलिसी रिव्यू कमेटी के भी, ठीक है, करिकुलम रिव्यू के, ठीक है, तो उसमें उससे लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट। देखिए, ज़्यादातर लोग जब कहते हैं ना इंडस्ट्री की यूनिवर्सिटीज़ की जब बात होती है, कहते हैं जी कैरिकुलम अच्छा नहीं था, कैरिकुलम में ऐसी चीज़ें हैं जो वगैरह वगैरह वगैरह। मेरा अपना ख्याल है कि कैरिकुलम जो है ना, सो आई वाज पार्ट ऑफ कैरिकुलम की जो मेजर रिव्यू हुआ था 2017 में, उसमें इंडस्ट्री से 4 लोग थे, मैं था, डॉक्टर शोएब हैं, वो हमारी तरफ से बेसिकली लीड कर रहे थे, फिर हारून खान फ्रॉम टायर डाटा एंड अली सैयद फ्रॉम 7 वेल। तो एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन थी। और उसके बाद भी हर साल ना कुछ इंडस्ट्री के साथ इनका रहा है, पाशा के प्लेटफॉर्म पे, पहले पीसेप और फिर पाशा, दोनों के थ्रू। सो कैरिकुलम का हमारा मसला नहीं है इस वक्त। इनफैक्ट 2017 में वन ऑफ द मेन थिंग दैट वी अचीव्ड वाज कि कैरिकुलम को हमने काफ़ी हद तक, ऑल्दो हमारे कुछ लिमिटेशन हैं नेशनल असेंबली की तरफ से ना, कि आपने लेट्स से पाकिस्तान स्टडीज़ इस्लामियात इंजीनियरिंग में है तो आपको कुछ कोर्सेज इंजीनियरिंग स्पेसिफिक पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा बाकी जितना कुछ अलाइन हो सकता था हमने उसको अलाइन कर दिया था। एक चीज़ होती है ACM इज़ जस्ट लाइक जैसे IEEE है फॉर इलेक्ट्रिकल पीपल, तो ACM इज़ दैट ऑर्गेनाइजेशन जो कंप्यूटिंग से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ों के ऊपर कस्टोडियन एक तरह का स्टैंडर्ड से लेकर करिकुलम से लेकर फॉर द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इस तरह के उसके, तो उनका एक ना प्रिस्क्राइब करिकुलम्स हैं, कंप्यूटर साइंस का भी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी, एंड सो ऑन एंड ऑन। तो हमने उसका अलाइन कर दिया। उसका क्या फ़ायदा हुआ कि जैसे जैसे वो करिकुलम अपना अपडेट करेंगे तो हमारे साथ ऑटोमेटिकली, आपने उसको बेस बनाया हुआ तो आप अपना भी कर सकते हैं। बट करिकुलम अगर आप कंपेयर करें जो आज से 2001 के अंदर जो करिकुलम था जब हम लोग ग्रेजुएट हुए थे, या लेट्स से लेट 90s में, और अब उसमें बुनियादी फ़र्क अभी भी नहीं आया। चाहे आप दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को भी उठा लें या पाकिस्तान के जो डाटा स्ट्रक्चर उस वक्त थे अभी भी वही हैं, ठीक है, जो एल्गोरिदम उस वक्त पढ़ाए जाते थे अभी भी वही हैं। कुछ फील्ड्स के अंदर चीज़ें चेंज हुई हैं, मशीन लर्निंग के कुछ चीज़ें फ़र्क हो गई होंगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ऑफ कोर्स प्रैक्टिसेस फ़र्क हुई हैं, बट जो कोर कंप्यूटर साइंस की चीज़ें हैं, नेटवर्क्स हो गया, ग्राफिक्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया, कंपाइलर्स हो गया, दोज थिंग्स हैव नॉट फंडामेंटली चेंज इन पास्ट 25-30 ईयर्स। यस, उस बुक का सेकंड एडिशन की बजाय फोर्थ एडिशन आ गया होगा, एग्जांपल्स थोड़ी सी मॉडर्न आ गई होंगी, लेकिन बुनियादी चीज़ें वही हैं, फंडामेंटल्स वही हैं। तो कोर्स तो एक करिकुलम का प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे? प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि जब आप करिकुलम यूनिवर्सिटी को देते हैं तो एग्जीक्यूशन जो है वो यूनिवर्सिटी का काम है। लेट्स से एक कोर्स है, कोई भी आप उठा लें, डाटा स्ट्रक्चर का कोर्स उठा लें, उसका प्रिस्क्राइब्ड कोर्स था कि ये हमारी तरफ से लेट्स से करिकुलम कमेटी ने जो भी अप्रूव किया हुआ था, उसमें लिखा होता है कि इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सो ऑन एंड ऑन। उसमें लिखा होता है यार ये चैप्टर्स हैं जो आप पढ़ा सकते हैं, या ये टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़ाने हैं। अब वो टॉपिक अगर कवर होते हैं, लेट्स से कोई बुक रिकमेंडेड बुक है उसके अंदर 10 चैप्टर्स में, बट अगर क्लास के अंदर सिर्फ आपने 5 या 6 चैप्टर पढ़ाए हैं, ठीक है, स्टूडेंट को तो नहीं आइडिया ना कि HEC ने क्या पीछे से किया हुआ है, वो तो जो भी टीचर पढ़ा रहा है कि यार ये कोर्स होगा वगैरह वगैरह। उसमें फिर क्या होता है कि कई दफ़ा इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो स्पेसिफिकली अगर आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर की आप बात करें, जो आपकी बेस बनाते हैं, उनमें भी अगर आप इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़ देंगे, जो भी चीज़ या एडवांस इसको रहने दो, और सिर्फ बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें पढ़ा देंगे, तो 2 चीज़ें होंगी। एक तो उनकी वो एक्चुअल जो उस लेवल पे डेप्थ बननी चाहिए थी वो नहीं बनी। सेकंड ये कि आपने बहुत इजी चीज़ों पे पास करा दिया। इट्स जस्ट लाइक कि आपने अलजेब्रा पढ़ानी थी और आपने सिंपल मैथ्स करा के ना आपने कहा कि हाँ जी अलजेब्रा हो गया, हालांकि अलजेब्रा की जो आगे चीज़ें थी वो आपने लेट से आगे पढ़ाई नहीं। सो आई थिंक ये एक इशू है जिसकी वजह से जो कैरिकुलम को लोग कहते हैं, लेकिन एक्चुअली कैरिकुलम का मसला नहीं है, एग्जीक्यूशन का मसला है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने इसमें
अपने अच्छे कंट्रोल्स रखे हुए हैं जिसमें चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। आई थिंक एक दो यूनिवर्सिटीज़ ने ये भी किया हुआ था कि अपने वो पूरे सेशन रिकॉर्ड करते थे। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया। उसका ऑफ कोर्स एक फ़ायदा ये है कि जो स्टूडेंट क्लास नहीं अटेंड कर सके वो उसको देख सकते हैं, बट दूसरा आइडिया कि ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंसी आ गई कि पढ़ाया क्या जा रहा है, और वो टॉपिक एक तो पूरा पढ़ाया जा रहा है, दूसरा वो टीचर सही टॉपिक्स भी पढ़ा रहा है या मिस कर रहा है या गलत चीज़ें। कई दफ़ा टीचर का सब्जेक्ट नहीं, आपने ज़बरदस्ती एक को पढ़ा दिया तो उसने गलत कॉन्सेप्ट नहीं दे दी। सो आई थिंक एक ये है एग्जीक्यूशन जब मैं बात करता हूँ। सेकंड प्रॉब्लम है कि जब वो एग्ज़ाम हुआ, वो एग्ज़ाम का रिगर लेवल क्या था। अगर उसमें आपने सब्जेक्ट आपने चैप्टर पूरे पढ़ाए, ठीक है, टॉपिक सारे कवर कर दिए, लेकिन एग्ज़ाम इतना बेसिक सा लिया कि वो पिछले 5 एग्जाम्स देके आप इजीली पास कर सकते हैं, तो देन दैट्स अगेन दिस मीन के लोग पासिंग बार इज़ सो लो कि जब लोग अगले क्लासेस में जाएंगे तो दे डिडंट हैव दैट टाइप ऑफ डेप्थ जो उनको होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये आई थिंक करिकुलम साइड पे इसको अगर कहें तो ये मेरे ख्याल में चैलेंज है। तो व्हाट आई गैदर आप सारा जो इल्ज़ाम है वो टीचर्स पे लगा रहे हैं। इसमें हर एक की अपनी चेक्स एंड बैलेंस हैं। अब उसमें ना एक पहला प्रॉब्लम अब मेरा ओपिनियन ये है कि हमारा ना जो HEC की तरफ से प्राइमरी क्राइटेरिया है ना टीचर्स की प्रमोशन का, जितनी मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, वो ज़्यादा रिसर्च बेस्ड है। इस चीज़ का इंसेंटिव नहीं है कि आप टीचर कितने अच्छे हैं, इस चीज़ का ज़्यादा इंसेंटिव है आपके पेपर कितने। आई एम नॉट सेइंग कि उसका बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन एक होता है ना बैलेंस में, इट्स मोर टोल्टेड टुवर्ड कि यार हाउ मच रिसर्च वी आर डूइंग, विच इज़ फाइन। अगर आपकी वाकई कोई रिसर्च भी बहुत हाई क्लास हो रही होती है ना, आप कहते हैं हमारे इतने पेटेंट हैं जो इतनी जगह यूज़ हो रहे हैं वगैरह वगैरह, एंड आई नो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, बट 20 ईयर्स के अंदर आप देख लें कि क्या परफॉर्मेंस है उसमें। तो ऑफ कोर्स डोंट स्टार्व इट कम्प्लीटली, बट जब तक हम अंडर ग्रेजुएट पे फोकस नहीं करेंगे ना, हमें वी नीड रियली हाई क्वालिटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। आई पर्सनली थिंक कि इंडिया जहाँ पे आजकल है वो उसमें एक बहुत बड़ा रोल IITs का ये है कि उनके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स बहुत अच्छे थे, उन्हीं के फिर लोग आगे जाके दुनिया की जहाँ की यूनिवर्सिटी में उन्होंने PhD वगैरह की, तो एक पूरा सिस्टम है। लेकिन अगर आपकी अंडर ग्रेजुएट में एक यूनिवर्सिटी है जिसका काम एक अच्छा कंप्यूटर साइंटिस्ट बनाना या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनाना, उसमें अगर आप अच्छा नहीं कर सकेंगे तो एवेंचुअली आपको इंडस्ट्री साइड पे भी एक मसले नज़र आएंगे, और आपको इवन जब वही लोग एकेडेमिया में जाएंगे तो उधर भी मसले आएंगे। तो ये आई थिंक, तो इसलिए आई थिंक HEC ऑल्सो हैज़ अ रोल टू प्ले एज अ सॉर्ट ऑफ लाइक रेगुलेटर कि हाउ टू कम अप विद अ सिस्टम विच इंसेंटिवाइजेज प्रोफेसर्स टू टीच, मतलब गिव फुल फोकस टू टीचिंग। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का मैंने सुना है कि उनका, मैंने उनके साथ वहाँ पे मैंने पढ़ा नहीं हुआ, लेकिन हबीब का मैंने सुना है कि वहाँ पे टीचिंग इंसेंटिवाइज हुई थी, एंड दैट्स वाई बहुत सारे लोग उनके स्टूडेंट्स की तारीफ़ भी करते हैं। तो आई थिंक देयर इज़ अ केस कि अगर आपके स्टूडेंट अच्छे आएंगे तो वो इट्सेल्फ आपको उसकी वजह से माइलेज भी मिलेगी एंड वगैरह वगैरह। तो अगर आई थिंक कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अच्छा काम कर रही हैं टीचिंग में, वो प्रॉबेबली अपनी ही वजह से कर रही हैं, कोई रेगुलेटर की तरफ से उन पे आई एम नॉट श्योर कि उसकी कितना उस पर इम्पैक्ट है। सो आई थिंक दैट्स वेयर HEC मे बी दे हैव रिसेंटली डन समथिंग, बट दे कैन ऑल्सो, देखिए कोई भी रेगुलेटेड इंडस्ट्री होगी ना, अगर रेगुलेटर प्रॉपर रेगुलेशंस या रेगुलेटेड तरीके से काम नहीं करेगा तो वो इंडस्ट्री तो फिर देखेगी ना पैसे कैसे कमाने। तो अगर स्कूलिंग भी एक आप इंडस्ट्री के तौर पे ले लें यूनिवर्सिटीज़ को, तो उनका तो फिर ये होगा ना कि एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पास करें, हर सेमेस्टर में पैसे आते रहें। रेगुलेशन का मकसद ये है कि यार मकसद क्या कर क्या रहे हैं, और उसमें फिर जितने भी सेक्टर्स हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, उनको आप इंसेंटिवाइज करें, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, और चाहे स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं, कि किस तरह से आपने उसमें उनको रखना है। तो हमारे पास अगर दुनिया में तो कहीं ना कहीं ऐसा काम हो रहा होगा ना जिसको हमारे रेगुलेटर्स फॉलो कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, एक तो ACM इटसेल्फ मतलब मेरे करिकुलम है, जिस तरह मैंने कहा, आप उसको रेफरेंस मॉडल के तौर पे देख सकते हैं। बाकी आई थिंक इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने सिर्फ ये देखना है बाकी दुनिया में टर्नओवर ट्रैक्स होते हैं, उनमें और क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप ईरान को देख लें, इंडिया को देख लें, कि उनके अंदर अंडर ग्रेजुएट पे अगर अच्छा हो रहा है तो क्या हो रहा है, और हो सकता है वहाँ पे रेगुलेटर के बगैर हो रहा हो कि उधर वैसी मेच्योरिटी इतनी आ गई, लेकिन कोई बात नहीं, आप उन यूनिवर्सिटीज़ की बेस्ट प्रैक्टिस को लर्न करके पाकिस्तान में आप उसको एज अ रेगुलेटर भी इन्फोर्स कर सकते हैं। क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में एक यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर एक अपनी अवेयरनेस होती है कि वो रेगुलेटर से ज़्यादा अच्छे होते हैं, कुछ कंट्रीज़ में पर रेगुलेटर को सबको एक लेवल पे लाना पड़ता है। तो आई थिंक वी हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम अदर्स, इंक्लूडिंग कंट्रीज़ लाइक ईरान, जो आप बिल्कुल आपके साथ हैं, कि हाउ दे आर, उनकी एक यूनिवर्सिटी है, उसके वेरी हाई एक्सेप्टेंस रेट है USA में, वाई, सो वी नीड टू जस्ट स्टडी एंड सी के फंडामेंटली व्हाट दे आर डूइंग। आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोग HEC में पॉइंट आउट करेंगे यार हमारे उससे पहले प्राइमरी एजुकेशन की भी प्रॉब्लम है। येस, अगर आप एक
पूरी सोसाइटी को क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ लेके ही नहीं जा सकते, तो उसमें फिर इंजीनियरिंग और बाकी प्रोफेशन में भी प्रॉब्लम है। यस, उधर भी काम होना चाहिए, लेकिन हमारे जो स्पेस है HEC लेट से, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, और फिर ऑफ कोर्स एकेडेमिया लेवल, इंडस्ट्री लेवल पे क्या कर सकते हैं। और होपफुली समवन विल बी एबल टू क्रैक कि हमने जो मैसेज लेवल पे प्राइमरी और सेकेंडरी और हायर उसको फिक्स करना है, वो कैसे करना है। बट येस, क्रिटिकल थिंकिंग और बहुत सारी चीज़ें अगर नहीं होंगी पीछे, तो HEC का या यूनिवर्सिटी का काम मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल फिर भी नहीं है। अच्छा, ये आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग टेक है आई वुड से, क्योंकि जनरली मार्केट में जब हम मूविंग टुवर्ड्स इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशंस, उनका ये होता है कि जी कि हमारे पास स्टूडेंट जो आ रहा है उसको मेथडोलॉजीज़ भी आती हों, ठीक है, उसको गुर आते हों कि एक दिन में बिज़नेस कैसे खड़ा कर लेंगे या एक दिन में प्रोडक्ट कैसे डेवलप कर लेंगे, बेसिक्स पे किसी ने इस तरह बात नहीं की कि क्योंकि उसको बेसिक्स ही नहीं पूरे पता, तो वो हो रही है। तो अब हैविंग सेड दैट, तो यहीं पे फिर एक मार्केट में सोशल मीडिया पे एक बज़ क्रिएट होती है कि नहीं, वी नीड स्किल्स मोर देन डिग्री, और फिर उस पर हर कोई अपना स्किल्स के लिए एक फास्ट कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज। तो इस पे आपकी क्या ओपिनियन बनती है? हाँ, इसमें ऐसे इस पर इसको थोड़ा सा अनपैक करते हैं इस चीज़ को। इसमें तो 2-3 चीज़ें, ऑफ कोर्स इंडस्ट्री एक नहीं है, इंडस्ट्री में मल्टीपल हैं, उसमें टेलकोस भी हैं, उनको एक सर्टन टाइप का टैलेंट चाहिए, IT एक्सपोर्टर्स हैं, उनको एक और टाइप का टैलेंट चाहिए, फिर बैंक्स टाइप हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा IT पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, डिजिटल बैंकिंग भी हो गया वगैरह। सो हर एक की रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर जो IT एक्सपोर्टर्स में भी कैटेगरीज हैं, कुछ लोग बहुत हाई क्वालिटी काम कर रहे हैं फॉर्च्यून 500 में, उनको एक सर्टन टाइप की कम्युनिकेशन क्वालिटी चाहिए। कुछ लोग बहुत सिंपल सा काम कर रहे हैं, सम रिटेलर्स इन दुबई में उनके लिए काम कर रहे हैं, लेट्स से वर्डप्रेस की वेबसाइट्स हैं, अब वो डिफरेंट तरह का काम है। सो अब अगर एकेडेमिया HEC हारे की बात सुनना शुरू हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स वो फिर वो जिस तरह होता है ना, आप किसी हारे को खुश नहीं कर सकते। सो फर्स्ट थिंग ये कि यूनिवर्सिटी का काम है एक अच्छा कंप्यूटर साइंटिस्ट प्रोड्यूस करना, एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोड्यूस करना, इररिस्पेक्टिव वो कहाँ जाता है, वो एकेडेमिया में जाता है, वो इंडस्ट्री में जाता है। इंडस्ट्री में उनका काम है कि बेसिक स्ट्रॉन्ग हो, ताकि दोज पीपल कैन पिक द राइट टूल फॉर द राइट जॉब। पहली चीज़ होगी। हैविंग सेड दैट, देयर आर ऑलवेज सम केसेस कि यार आजकल लेट्स से मीन स्ट्राइक बहुत पॉपुलर है, या आजकल जो सैप की चीज़ें वो बहुत चल रही हैं, तो यस, उसके लिए आप एवेन्यूज़ बनाएं। आप करिकुलम में कोई चेंजेस ना करें, आप ना बूट कैंप्स करें, आप समर कैंप्स करें, आप लैब्स के अंदर कुछ चीज़ें करा दें, लेकिन डू इट इन दैट वे जो कोर है ना, उस पर फ़र्क ना पड़े। अच्छा, अब इंडस्ट्री साइड में जब आप आते हैं ना, देखें उसमें अगर आप ये नहीं कर सकते कि आज मैं रूबी में काम करूँ तो जिस आई यूनिवर्सिटी में रूबी प्रोड्यूस करें। आपका काम हो चाहिए ऐसे बंदे होने चाहिए जिनको मैं बड़े क्विक टाइम में रूबी पे ट्रेन कर सकूँ, या मैं आजकल मैंने अब AI में काम करना है तो मैं AI के इन टूल पे जनरली ट्रेन कर सकूँ। लेकिन अगर वो ट्रेनेबल ही नहीं है, देन दैट्स अ चैलेंज। तो अगर कोई यूनिवर्सिटी, कोई इंडस्ट्री कहती है ना उसको पका है बंदा मिल जाए कि अगले दिन से ही वो चार्जेबल कर दे, तो वो एक थोड़ा सा विशफुल थिंकिंग हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं उन सब ने बेंच भी बनाए हुए हैं, उनके पास बंदे आते हैं, ट्रेन भी होते हैं, और उधर बहुत ज़्यादा फोकस है अच्छी इनफैक्ट जो लोग आजकल जब जॉब ढूंढ रहे होते हैं उनसे पूछते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ यार ऑलवेज आस्क कि उस कंपनी में ऑन बोर्डिंग प्लान क्या है। अगर ऑन बोर्डिंग प्लान ही नहीं है, कल से आके बस आपने एक्चुअल प्रोजेक्ट में काम करना है और चीज़ें सेटअप ही नहीं है, तो दैट्स वेज कम्पेयर टू अनदर कंपनी जो आपको 2 वीक 4 वीक या जो भी एक टाइम है उसमें पहले ट्रेनिंग्स करते हैं, आपको एक लेवल पे लाते हैं फिर। क्योंकि बहुत छोटी छोटी कंपनियां भी हैं, 10-15 20 बंदों की, उनके पास इस तरह की बैंडविड्थ नहीं है। तो आई थिंक इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगेन जो बड़ी कंपनीज हैं उनकी और तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको, और आई थिंक ज़्यादातर अब कर भी रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स होते हैं यूडेमी वगैरह, इनके वो अपने एंटरप्राइज लाइसेंसेस भी लिए हुए हैं, फिर वो सर्टिफिकेशन के लिए पैसे भी देते हैं, टाइम भी देते हैं लोगों को, और कि ट्रेन हो, और ताकि ना बिकॉज उनको पता है जितना अच्छा उनका टैलेंट होगा उतना अच्छे वो आगे से बिल्डर्स दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ छोटी कंपनियां शायद ये उस तरह से नहीं कर सकती, तो दे हैव टू फाइंड देयर ऑन वेज टू डू इट। और बट यूनिवर्सिटी से ये एक्सपेक्ट करना कि यार मैंने, क्योंकि अब मुझे अगला प्रोजेक्ट जावा का आ रहा है तो मुझे जावा के ही बंदे दें, ये थोड़ा सा ना एक शॉर्ट साइटेड थिंकिंग है, क्योंकि हर 1-2 साल बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। तो यूनिवर्सिटीज़ कैन बी डूइंग इट, फंडामेंटल्स वही हैं, फंडामेंटल पे करें, और टेल योर ग्रेजुएट्स कि आप जावा या .NET या पाइथन या उसके डेवलपर नहीं हो, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर या यू आर कंप्यूटर साइंटिस्ट, एंड उनको एक्सपोजर भी दें डिफरेंट टाइप के पैराडाइम पे काम करने का, ताकि दे हैव दिस थिंग कि वो करें। लकीली अभी तक हमारी इंडस्ट्री से बचत इस तरह से भी कुछ है कि बहुत सारे लोग क्योंकि फ्रीलांसिंग और यूनिवर्सिटी में शुरू कर देते हैं, तो दे गेट सम एक्सपोजर, सम पिकअप, सम टूल। तो वो जो कुछ छोटी कंपनियां होती हैं जिनको लेट्स से नोड का ही बंदा चाहिए या एंगुलर का ही चाहिए, उनको फिर वहाँ से वो बंदे मिल जाते हैं जिनके पास डिग्री भी है एंगुलर का, उन्होंने कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट भी किया हुआ है, तो इस तरह से वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं। बट आई थिंक यूनिवर्सिटी, हर अच्छी कंपनी का पास अब ये प्रोग्राम है कि दे नो कि हम बंदा आएगा उसको हम ट्रेन करेंगे। जो प्रोडक्ट वाली हैं वो तो और भी ज़्यादा टाइम लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है ये अगले काफ़ी लंबा चलाना है। लेकिन इवन सर्विसेज कंपनीज ने भी प्रॉपर बेंचेस बना के ट्रेन करके फिर लोगों को बुलाते हैं।
सही है। अब इसी में अगर वी टॉक्ड अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनीज या इंडस्ट्री की, तो उसमें आई थिंक अगर वो उसको इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे, यू आर इन्वेस्टिंग इन योर फ्यूचर, कि आपका जो टैलेंट ला रहे हो और उसको आप फर्दर डाउन द लाइन लेके जा रहे हो, तो इट्स नॉट कॉस्ट, इट्स इन्वेस्टमेंट। अगर ये माइंडसेट चेंज हो तो आई थिंक वो जी। और मेरा क्राइटेरिया ये होता है कि कौन सी कंपनियां नेट पॉजिटिव हैं और कौन सी कंपनियां नेट नेगेटिव हैं। नेट पॉजिटिव कंपनियां वो होती हैं जो जिनके पास एक लार्ज नंबर ऑफ फ्रेश ग्रेजुएट्स आते हैं, जो वहाँ पे कुछ अर्सा काम करते हैं और फिर बाकी कंपनियों में काम कर रहे होते हैं। और नेट नेगेटिव कंपनियां वो होती हैं जिन्होंने कभी कोई बंदा फ्रेश नहीं उठाया, वो पक्के पकाए इधर उधर से बंदे तोड़ के उन्होंने पूरे कर लिए। सो आई थिंक एक बैलेंस होता है, और इसलिए बहुत सारे जो नेट पॉजिटिव कंपनीज हैं उसमें आप ये भी देखेंगे कि उनमें क्वालिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। ठीक है, कि वो लोगों को पता है तो कि यहाँ पे काम करेंगे, यहाँ पे ट्रेनिंग भी होगी, लर्निंग भी होगी, एंड लॉट ऑफ पीपल जिनका लर्निंग एटीट्यूड है, दे वांट टू स्टे एज लॉन्ग एज दे आर इन पाकिस्तान, दे वांट टू इवन स्टे इन दोज कंपनीज। सो आई थिंक जो कंपनियाँ नेट पॉजिटिव नहीं हैं, और अगर उनमें कुछ लोग सुन रहे हैं तो प्लीज़ थिंक अबाउट इट। डोंट जस्ट हायर पीपल विद 2 ईयर 3 ईयर एक्सपीरियंस, ऑलवेज ट्राई टू हैव सम पीपल जो थोड़े से फ्रेश ग्रेजुएट टाइप हों, ताकि आप कंट्रीब्यूट बैक भी कर रहे हो, कि मतलब कि हाँ हमने भी ट्रेन किए हैं लोगों को। हैविंग सेड दैट, दैट्स गुड टू हैव थिंग। आई डोंट वांट टू लूज़ फोकस कि यूनिवर्सिटी ने अपना काम फिर भी करना है। वो ये नहीं कर सकते यार कि यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री ट्रेन करे। इंडस्ट्री ने अपनी ट्रेनिंग करनी है, वो नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग है। स्टेप 0 से लेकर लेट से 6-7 पे ले जाना यूनिवर्सिटी का काम है, 6-7 से 8-9 पे ले जाना इंडस्ट्री का काम है। तो वो फिर दैट्स फिर द काम। इसमें थोड़ा सा मैं आपसे मज़ीद डिटेल चाहूँगा, ऑल योर एक्सपीरियंस, कि अगर यूनिवर्सिटी का कोर्स है, या सॉरी यूनिवर्सिटी का पूरा टेन्योर है, उसको मैं 100% पे लाता हूँ, और उसमें 60% बेसिक्स होनी चाहिए फॉर दैट डिग्री, 20% सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए, या 20% कुछ और होना चाहिए। तो मतलब इसको कैसे आप डिवाइड कर सकते हैं? आई थिंक इसमें खैर करिकुलम के अंदर तो रखा हुआ है उन्होंने ना कि ह्यूमैनिटी से कैसे कोर्सेज होने चाहिए। आई ऑनेस्टली थिंक देयर इज़ ऑलवेज स्पेस फॉर थिंग्स बियॉन्ड टेक्निकल थिंग्स ना। फॉर एग्जांपल इवन आप ना साइकोलॉजी भी पढ़ाएं, आप ना इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएं, बिकॉज आप एक आइसोलेशन में तो दुनिया में काम नहीं करें ना। आप एक इंजीनियर भी हैं तो आपको इन बेसिक्स का पता होना चाहिए। ठीक है, सो और उनको पढ़ाए भी सही तरीके से, मतलब ऐसा नहीं कि बस काम निपटाने वाला हो, मतलब आपको एक इकोनॉमिक्स की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो, साइकोलॉजी की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो। दैट्स हाउ यू कैन ग्रो एज अ प्रोफेशनल इन एनी सोसाइटी, अगर आपके पास इस तरह के। सो अब इसका एग्जैक्ट बैलेंस क्या बनता है? आई थिंक आई विल जस्ट फॉलो वट एवर इज ACM डूइंग राइट नाउ। हमारे अपने कुछ यूनिक पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं, उसके हिसाब से आप थोड़ा बहुत प्लस माइनस आप कर सकते हो। लेकिन ना आई विल से कि अगर कोई भी प्रोग्राम ऐसा है ना जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फोकस सिर्फ टेक्निकल पे है, बाकियों पे नहीं है, तो दैट विल ऑल्सो बी अ डिजास्टर। आई नो कि कई समटाइम्स आपको यू हैव टू कम अप विद 1 ईयर 2 ईयर डिप्लोमाज, वो दैट्स फाइन फॉर देम, बट फॉर 4 ईयर डिग्री इट हैज़ टू बी अ बैलेंस डिग्री। ठीक है, इट कैंट बी जस्ट फोकस ऑन लेट्स से इंडस्ट्री की ये नीड है। ठीक है, तो इंडस्ट्री की नीड, क्योंकि उनमें से कुछ लोग, आई डोंट वांट टू एनकरेज इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी टू से कि हम एंटरप्रेन्योर्स बना रहे हैं या मैनेजर्स बना रहे हैं, बट आई ऑल्सो डोंट वांट टू डू कि वो ऐसी कोई चीज़ें एक्सपोजर ही ना दें कि जो लोग नेचुरली इस तरफ जाना चाहते हैं उनको कोई बिल्कुल ही एक्सपोजर नहीं मिला। तो एक्सपोजर ज़रूर दें, उनके काम में चीज़ें ज़रूर डालें। आउटसाइड ऑफ करिकुलम बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं जिसमें वो कल्चर बन जाता है, क्लब्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, जिनके थ्रू आप इस तरह करें। बट जो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं अदर दैन टेक्निकल, जिस तरह ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो गया, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स के अलावा, वो आप अच्छे तरीके से पढ़ाएं। आई थिंक दैट इंजीनियर्स जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं वो किसी और डोमेन की होते हैं, कोई हेल्थ के सॉल्व कर रहा है, एजुकेशन कर रहा है, तो इस तरह के सब्जेक्ट्स आपको ओपन अप कर देंगे यार, हाउ टू थिंक अबाउट सम ऑफ दोज प्रॉब्लम्स फ्रॉम यूजर्स परस्पेक्टिव। आई एम लकी कि आई वेंट टू स्वीडन फॉर आर डिग्री प्रोग्राम, जिसके अंदर एक अच्छा खासा एम्फेसिस इस तरह के सब्जेक्ट्स पे था। माई जो डिग्री जो थी उसका इंटरेक्टिव सिस्टम इंजीनियरिंग कहते हैं, वो AI और HMI ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन का मिक्सचर था। बट सम ऑफ द कोर्सेज वर कॉग्निटिव साइंस विच इज़ वेरी मच साइकोलॉजी की फील्ड है। सो आई थिंक दैट काइंड ऑफ लाइक ब्रॉडन योर होराइजन के अच्छा ये भी चीज़ें होती हैं, एथनोग्राफी ये होती है, एंड सो ऑन। सो आई यस, तो आई थिंक अच्छा इसके अलावा सोशल स्किल्स के लिए कुछ यूनिवर्सिटी में थोड़ा ओवरडू होना शुरू हो गया है कि बहुत ज़्यादा इवेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लब्स होते हैं। थ्रोटल करें, बट येस देयर आर सम एक्टिविटीज़ जो हेल्थी हैं, सर टोस्ट मास्टर्स का आप लोगों ने नाम सुना होगा। इस टाइप की अगर चीज़ें हो रही हैं, दैट विल जस्ट इंप्रूव द कम्युनिकेशन स्किल। आई थिंक पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री को जो एक एडवांटेज है ओवर मैनी अदर, वो इंग्लिश स्पीकिंग का है। ठीक है, और उसमें ऑफ कोर्स हमारी कम्युनिकेशन इज़ ज़्यादातर, जब आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो तो इंग्लिश इज़ द मैनर। तो और एक आध मैं कोई स्टैट्स पढ़ा था कि पाकिस्तान इज़ द 3rd लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। सो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से लेके, क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट से लेकर और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनमें अच्छे लोग हैं, यूक्रेन टाइप कंट्रीज़ हैं, लैटिन अमेरिका है,
लेकिन एक साइजेबल पॉपुलेशन जिसको इंग्लिश आती है एक तो वो दैट्स वेयर पाकिस्तान इज़ वेरी हाई. सो यूएसए, इंडिया एंड उसके बाद हमारा, और प्रोपोर्शन वाइज वी हैव मोर इंग्लिश स्पीकिंग पीपल दैन इंडिया. सो ऑफ कोर्स उनका नंबर ज़्यादा है, बट दैट वाज मेरे लिए भी सरप्राइज था. तो आई थिंक दैट्स अ स्ट्रेंथ, और हम उस स्ट्रेंथ को प्ले डाउन ना करें, हम कम्युनिकेशन पे फोकस करें, उसको नेक्स्ट लेवल सोचें कि अब हम और क्या कर सकते हैं. अच्छा, इसमें एक्सपोजर की आपने बात की, एंटरप्रेन्योरशिप की. अब इसमें जनरली ये कहा जाता है कि जी के इंडस्ट्री से लोग उठ के आएँ और वो आके एकेडमीज़ में यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाएँ. लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ कि इंडस्ट्री से भी वो लोग उठ के आ रहे होते हैं जिन्होंने कभी अपना स्टार्टअप नहीं बनाया, कोई बिज़नेस नहीं किया. तो वो एक लगे बगे सिस्टम में एक कंपनी में काम कर रहे हैं, और क्योंकि कंपनी ने कोलैबोरेशन की और वो बंदा उठ के जाके वहाँ पे बच्चों को एक्सपोजर दे रहा है. हाउ डू यू सी इट? आई थिंक सो देखें, जो लेट्स से प्रॉब्लम ये था कि जी स्टूडेंट इंडस्ट्री के लिए रेडी नहीं है ना, जिसका सोल्यूशन के तौर पे कहें यहाँ इंडस्ट्री से बंदे बुला दें. फंडामेंटली ये आइडिया बुरा नहीं लगता, ठीक है. बट जिस तरह हर बंदा आप कहें ना कि हर बंदा जिस तरह इंडस्ट्री में नहीं सेट हो सकता, इस तरह हर बंदा टीचिंग भी नहीं कर सकता, ठीक है. सो देयर आर सम पीपल जिनको मैं कहता हूँ कि यार अगर ये बंदा कोई लेक्चर दे रहा होगा तो आई विल ऑल्सो लाइक टू अटेंड ना, ठीक है. अब्बास यूसुफ ज़ई हैं लाहौर में, यासिर बशीर है, मतलब इस तरह के लोग हैं कि आई नो कि अगर ये कुछ पढ़ा रहे हैं तो आई वांट टू कि वो क्या कह रहे हैं ना. लेकिन आई थिंक टीचिंग इटसेल्फ इज़ अ प्रोफेशन जिसमें जो क्वालिफाइड बंदा है ना वही होना चाहिए फंडामेंटली. हैविंग सेड दैट देयर माइट बी सर्टन सब्जेक्ट्स जिसमें आपको इट मेक सेंस कि इंडस्ट्री से बंदा आके सब्जेक्ट के ऊपर एज अ गेस्ट लेक्चर आ जाए, कोर टीचर के तौर पे आ जाए. देयर इज़ फंडामेंटली नथिंग रॉन्ग विद दैट. बट अगर एक बंदा ने डाटा स्ट्रक्चर्स आके पढ़ानी है तो वो अगर इंडस्ट्री से आ रहा है या एकेडमिक्स से, जहाँ से उसको जब तक डाटा स्ट्रक्चर्स सही नहीं आती तो वो ना पढ़ाए. सिर्फ इंडस्ट्री में काम करने का ये मतलब नहीं है कि आपको, अगर आप एक बंदा इंडस्ट्री में था लेकिन वो सारी ज़िंदगी वो सिर्फ लिस्ट और एरे यूज़ करता रहा, ना कभी उसने हीप यूज़ किया है, ना बाइनरी सर्च यूज़ की, तो उसकी मतलब वो फिर उसने डिपेंड करता है वो इंडस्ट्री में भी काम क्या कर रहा है, ठीक है. अगर देयर आर सर्टन कंपनीज इन पाकिस्तान विच आर डूइंग वेरी हाई क्वालिटी वर्क, और वहाँ पे लोगों ने जिस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं वो बड़े हाई इम्पैक्ट प्रोग्राम है. इस्लामाबाद के अंदर आप मोटिव की एग्जांपल ले लें. मोटिव इज़ अ वेरी, जिस तरह वो काम कर रहे हैं एआई में स्पेसिफिकली, और भी वो बड़े हाई क्वालिटी का काम है. तो उस तरह के लोग आते हैं, कोई एडवांस टॉपिक्स पढ़ाते हैं, गेस्ट लेक्चर देते हैं, तो इट मेक सेंस. अच्छा, एक्सपोजर की आपने बात की एंटरप्रेन्योर माइंडसेट बनाने के लिए स्टूडेंट्स का. अब इसमें हम देखते हैं जनरली अब ट्रेंड ये है कि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट बनाना है तो इंडस्ट्री से लोग आएँ और आके यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाएँ, ठीक है, या एक वर्कशॉप करते हैं. लेकिन उसमें मुझे एक इशू जो नज़र आता है वो ये है कि यूजुअली इंडस्ट्री से भी वही लोग आ रहे होते हैं जिन्होंने ख़ुद कभी कोई बिज़नेस नहीं किया. वो एक ख़ास कंपनी के अंदर हायर हुए और प्रमोशन हुई और एक लेवल पे पहुंच गए. तो हाउ डू यू टेक दिस ट्रेंड? जी, आई थिंक इट डिपेंड कि एक तो 2-3 चीज़ें कि वो कोर्स कौन सा है और जो बंदा आ रहा है वो कैसा है. पहली तो एक है फंडामेंटली टीचिंग उसको करनी चाहिए जिसको टीचिंग का शौक भी और टीचिंग के लिए वो क्वालिफाइड भी है, ठीक है. मतलब इट्स नॉट समथिंग दैट एवरीवन एक बंदा इंडस्ट्री में बैठा हुआ है, बेशक पीएचडी भी है तो उसको कहेंगे आके पढ़ाना शुरू करते, नहीं. अब वो किस क्वालिटी का काम कर रहा है, वो हाउ रेलिवेंट दैट इज़ विद दिस सब्जेक्ट. सो फॉर एग्जांपल अगर एक कोर्स है बिल्ड अ बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप 101, ऑफ कोर्स ब्रिंग दैट पर्सन जिसने जीरो से लेकर अपनी कंपनी सेटअप की भी है, वही वो बंदा ज़्यादा बता सकता है. और प्लस कि उसको सब्जेक्ट की थ्योरेटिकल नॉलेज भी है ताकि वो दोनों चीज़ें मिक्स कर सके. लेकिन फंडामेंटली टीचिंग के जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हैं कि प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी ग्रेजुएट्स, उसमें आई थिंक 70-80% काम यूनिवर्सिटीज़ खुद ही कर सकते हैं. हाँ, फिर कुछ फाइनट सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर गेस्ट लेक्चर के तौर पे या जो होते हैं ना कि दो बंदे मिलकर कोर्स पढ़ा दें, उस तरह के इसमें आप इंडस्ट्री से बंदे बुलाएं. लेकिन ज़्यादातर के लिए सिर्फ बीइंग इन इंडस्ट्री डजंट मीन एनीथिंग. लेट्स से एक बंदा है वो किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहा है जिसमें बहुत एक एवरेज सा काम हो रहा है, और लेट्स से उसने डाटा स्ट्रक्चर पढ़ानी है, तो क्या डाटा स्ट्रक्चर पढ़ाएगा अगर उसने खुद कभी बाइनरी सर्च ट्री या हीप या ऐसी कोई चीज़ यूज़ ही नहीं की हुई, या बिल्कुल बेसिक वो काम करता रहे. तो इसलिए फंडामेंटली इंपॉर्टेंट है कि वो फिर अगर कोई ऐसा फॉर एग्जांपल एआई का कोर्स हो रहा है या कंप्यूटर विजन का कोर्स हो रहा है, तो आई विल से कि यार हम मोटिव से देखें कि कौन बंदे हैं जो मोटिव में उस साइड पे काम करें. दे आर डूइंग वर्ल्ड क्लास वर्क, सो प्रॉब्ली दे कैन कम एज का टीचिंग नहीं भी पूरी कर सकते तो दे कैन कम एज अ गेस्ट लेक्चर एंड समथिंग लाइक दैट. सो हर बंदा जो इंडस्ट्री का है वो इज़ नॉट ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड. Having said that, having some exposure of industry in certain courses does make sense. But it's not a magic कि एक बंदा वहाँ से आएगा. जो दूसरी इसमें चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये देखने की ज़रूरत है कि हम प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं. आपने कहा कि हम अच्छा एंटरप्रेन्योरियल बनाना है, तो आई थिंक इनमें से कुछ चीज़ें मेरे ख्याल में डिस्ट्रैक्शन है
दे अगेन जैसा शायद पहले भी बात हुई थी कि वो एज अ 7 समर प्रोग्राम या उस तरह से ठीक है, और उसमें वो लोग आएँ, इंडस्ट्री से लोग आएँ, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, ओपन है, टाई है, उनके प्लेटफॉर्म से लोग आ सकते हैं। लेकिन कोर्स के अंदर अगर चीज़ है तो उसको उसी तरीके से पढ़ाया जाए जो करिकुलम में किया गया है, और उसमें जो करिकुलम के हिसाब से जो राइट क्वालिफाइड बंदा है वो पढ़ाए। तो दैट्स हाउ आई वुड से आप एक्सपोजर दें इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री से लोग बुलाएं, मुझे भी लोग बुलाते हैं और बहुत सारे लोग जाते हैं, दे कैन शेयर, बट इट्स नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ अ हाई क्वालिटी टीचर जो यूनिवर्सिटी अपने पास रख सकते हैं। सही। इसमें जब अभी एक और सवाल जो यूजुअली हमें रिसीव होता है ग्रेजुएट्स की तरफ से, जैसे कि शायद वो रेस ही इक्वल नहीं है, मतलब टैलेंट मौजूद है, ठीक है वो, लेकिन चूँकि वो किसी और यूनिवर्सिटी में गए हैं और हायरिंग किसी और यूनिवर्सिटी की होनी है। हाँ You see where बिल्कुल, I'm अब getting? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा, इसमें देखिए मेरे साथ जिन लोगों ने काम किया ना, उनमें से जो वन ऑफ द बेस्ट डेवलपर था वो लिटरली जो सेटेलाइट टाउन में प्लाजो में नहीं स्कूल्स होते उनमें से कहीं एक से, उसने पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री थी। दैट गाय एंडेड अप इन माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। फिर वो एक और बहुत टियर 1 कंपनी के अंदर उसने काम किया, उसका एग्जिट हुआ, काफ़ी उसको पैसे भी मिले। सो यूनिवर्सिटी एक लेवल पे आपको करती है, उसका एक फ़ायदा होता है, लेकिन इट्स नॉट द बैरियर। आई हैव सीन पीपल फ्रॉम ऑल ओवर ऑल टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ डूइंग रियली अमेजिंग। अगर आपको काम आता है तो यस, पहले ही दफ़ा आप 100 जगह अप्लाई करेंगे, आपको शायद 2 बंदे बुलाएं, टॉप यूनिवर्सिटी के लोगों को 10 जगह बुला लेंगे, लेकिन वंस यू आर इन द इंटरव्यू, मोस्ट अच्छी कंपनियों में ये होगा कि वो अपने इंटरव्यू अपने उस टेस्ट के बेस के ऊपर ही बंदे रखेंगे। अच्छा। जब मैंने अपना इजी फ्रेश जो हमारा स्टार्टअप था उसके अंदर हमारे पास सबने एक टेस्ट दिया हुआ था ऑनलाइन, क्या ये जो जो सॉल्व करेगा वो करता रहे। सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने अप्लाई किया या उन्होंने सॉल्व किया वो टेस्ट, वो सिंध की यूनिवर्सिटियाँ थी, मेहरान यूनिवर्सिटी, खैरपुर कैंपस, वहाँ से बहुत, और वहाँ से हमने 3 बंदे हायर किए। अच्छा। दो लोग जब एफर्ट करते हैं टियर 2 टियर 3 यूनिवर्सिटी से, तो दे गेट एक्सपोजर। इसमें इनफैक्ट आई विल लाइक टू हाईलाइट वन ग्रुप, उसका नाम है आई कोड गुरु। ये कुछ पाकिस्तानी हैं जो अमेजोन, फेसबुक उधर काम कर रहे हैं। वो फ्री के अंदर ना टियर 2 टियर 3 यूनिवर्सिटीज़ के लिए उन्होंने रखा हुआ है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। आप सर्च करेंगे आपको ऑनलाइन उसका मिल जाएगा, उनका स्लैक चैनल है। दे कंटिन्यूसली डूइंग लॉट ऑफ दिस टाइप ऑफ स्किल बिल्डिंग एक्टिविटीज़। पाइथन भी सिखा रहे हैं, अब तो खैर GRE उस तक से भी चले गए हैं, बट मशीन लर्निंग भी करा रहे हैं, फुल स्टैक। एंड सो लॉट ऑफ पीपल आर आउट ऑफ द वे टाइम, बिकॉज एक अच्छा IQ का बच्चा आपको कहीं से भी मिल सकता है। सो देर माइट बी सम टियर 3 यूनिवर्सिटी इन लोअर पंजाब, for various circumstances that person couldn't have gone to, let's say, a tier 1 city and university. बट जब आप उसको थोड़ा चेक करते हो तो आपको एक पता चलता है यार इसका तो वही बाहर है, ठीक है कम्युनिकेशन स्किल शायद उसकी उतनी अच्छी ना हो, आपकी कोई बात नहीं, हम प्रोबेशन पीरियड में इस पर भी काम कर लेंगे। सो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। चाहे मैं जब मैं LM केयर में था तो उसमें फास्ट नर्स के अंदर ना आउटरीच प्रोग्राम के थ्रू बहुत सारे बच्चे आते थे। आई हैव सीन कि वो जो बच्चे थे उनका जो कमिटमेंट लेवल और जो वर्क एथिक्स से लेकर कमिटमेंट दोनों बहुत अच्छी थी। सो आई थिंक कि कई दफ़ा लोग कहते हैं यार मैं तो शायद अच्छे स्कूलों से नहीं पढ़ा, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है लेकिन पहले अच्छे स्कूलों से नहीं, लेट्स से सो कॉल्ड पढ़ा हुआ, तो मेरी कम्युनिकेशन वैसी नहीं है, तो शायद मेरा चांस नहीं है। बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इंजीनियरिंग इज़ वन प्रोफेशन जिसमें सबसे ज़्यादातर जो लोग हैं वो देखते हैं आपको स्किल कैसी आती है। इट डजेंट मैटर कि आप लड़की हो लड़का हो, आप कराची से हो या आप बलोचिस्तान से हो, आप किस सेक्ट से हो, इट डजेंट मैटर। आप अगर काम आता है आपको और आप कल्चर में ओवरऑल फिट हो जो भी उस कंपनी का है, दे आर लुकिंग फॉर यू, सिंपल एज दैट। सो आई थिंक यस थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा होगा टियर 2 टियर 3 वालों को, उनका एक्सपोजर कई दफ़ा उनको, लेट्स से एक सिटी है जो एक यूनिवर्सिटी है टियर 1 की इस्लामाबाद में बैठी हुई है, तो ज़्यादा उनका एक्सेस है। लेकिन दैट डजेंट काइंड ऑफ लाइक ना इज़ अ लाइन नहीं लगी हुई कि नहीं, ये कुछ होती हैं कंपनीज आ जाती हैं कि यार 3.5 GPA से ऊपर ही अप्लाई करें, 7.5 से, लेकिन बहुत कम है, ठीक है। आपको आउटसाइड ऑफ टेक ज़्यादा नज़र आएगा, FMCGs वगैरह में। सही है, टेक में तो वो कह रहे हैं यार जहाँ से अच्छा बंदा मिल जाए बस मिल जाए हमें, ठीक है। तो आई थिंक उसमें नहीं है, और एक्सपेरिमेंट लोग कर रहे हैं बहुत सारे, अपने एंट्री टेस्ट रखे हैं इसीलिए कि यार एंट्री टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म करें। जब मैं उसमें था EMPG जो ज़मीन में, हम तो उस पर कहते हैं यार ये हमारा एंट्री टेस्ट है, एनीवन जिसने अप्लाई किया है बेस्ट है कि आप उस टेस्ट में अप्लाई करें। अगर आप टेस्ट में टॉप पे आते हैं, वी डोंट केयर कि आपके पास कंप्यूटर साइंस की भी डिग्री है या नहीं, इलेक्ट्रिकल के लोग भी आते थे, तो वो अगर टेस्ट में अच्छा हम टेस्ट हमने बनाया हुआ था अपनी नीड के हिसाब से, तो जो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हम उसको लेके आगे चल पड़ते थे। सो आई थिंक दैट इज़ वेयर मोस्ट कंपनी, और ये हम मतलब मेरा अपना आइडिया नहीं था ये, मतलब आई हैव लर्न फ्रॉम अदर्स इन द इंडस्ट्री कि कैसे, और आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड भी ऐसे ही होता है। सो आई थिंक कीप इस पर थोड़ा सा ऑफ कोर्स थोड़ा सा आगे CV के पॉइंट ऑफ व्यू में बताऊँगा, स्पेसिफिक टियर 2 टियर 3 वाले को अपनी CVs पे क्या करना चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी आपकी उतनी अच्छी नहीं है तो देयर आर अदर थिंग्स जो आप बहुत अच्छी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप
ऑनलाइन और ओपन सोर्स कोर्सेज में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दो, यू विल गेट हाईलाइटेड. ट्राई टू पार्टिसिपेट इन हैकाथॉन्स एंड अदर इवेंट, यू विल गेट हाईलाइटेड. सो देयर आर मैनी चैनल्स टू मेक श्योर कि यू गेट हाईलाइटेड एंड प्रोमोटेड. सही, इसमें आपने जो बात की ना, एक दो इट्स वेरी इंकरेजिंग कमिंग फ्रॉम अ टॉप वॉइस इन टेक इंडस्ट्री के नो वन इज स्टॉपिंग यू. अगर आपके पास स्किल सेट मौजूद है तो डू अप्लाई, डू कम टू द कंपनीज और यू नो अप्लाई करें और आप होंगे. इस नथिंग इज स्टॉपिंग यू, बेसिकली दैट्स व्हाट यू सेइंग. जी जी. और मैं भी इसमें जिस तरह कहता है, एक लड़का मेरे साथ, वो आई थिंक खैरपुर से है, वो नहीं खैरपुर से तो उसने पढ़ा है, वो है जैकबाबाद से. मैं मेरे ख्याल में उस पर्सन का जो, जब मैंने उसके साथ काम किया था, मैं उसको कहता था यार यू तुम निकलो अमेजोन जाओ, गूगल जाओ, तो यू आर दैट लेवल. ठीक है, मतलब सो आई थिंक तो यू आर दैट टाइप ऑफ पर्सन होगा, नहीं अच्छा बंदा है मेरे पास ही रहना. नहीं देखें, आई थिंक मेरे शुरू में एक बात हुई थी नेट पॉजिटिव नेट नेगेटिव टाइप ना. मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ उन कंपनीज को जो नेट पॉजिटिव हैं. ठीक है, एंड आई थिंक बहुत सारे इंजीनियरिंग मैनेजर्स को भी देखना होता है कि कई दफ़ा आपको नज़र आ जाता है कि ये जो बंदा है ना हमसे अब ऊपर चला गया. तो अगर हम इसको रखेंगे और हम उसके लिए राइट चैलेंजेस नहीं लाएंगे तो ही और शी विल बी मिजरेबल हेयर. और मे बी उसके लिए बेहतर है कि वो अब इससे बेहतर जगह जाए. हो सकता है हम आहिस्ता आहिस्ता कुछ अर्से बाद हम भी ऊपर आएँ तो फिर वापस आ जाए. ठीक है, जब मैं पढ़ने जा रहा था उस वक्त हमारे एक एग्जेक्टिव होते थे जहाँ पे मैं काम करता था LMKR में, तो उनसे वैसी बात हुई तो उन्होंने कहा यार जा रहे हो तो उस वक्त वापस आना जब तुम कहीं पे भी जा सकते हो. तो मतलब दैट वाज अब एक चीज़. ठीक है, मैं खैर बहुत पहले ही आ गया वापस, लेकिन आई थिंक कि बहुत अच्छी वो एडवाइस थी कि यार कि जाओ और सीखो चीज़ें, जो दुनिया में एक्सपोजर लेने लो. और फिर व्हेन यू कैन जस्ट बी एनीवेयर, जहाँ पे भी आपको जॉब मिल सकती है, दैट कुड बी द टाइम टू कम बैक, सपोर्ट अपनी इंडस्ट्री, अपना काम पाकिस्तान में करना. बट आई थिंक ये कुछ कंपनीज ने कुछ लोग होते हैं जिनको वो रोकते हैं राइट रीजंस पे. तो अगर राइट रीजन है तो रोकें, वरना यस डोंट बी द इम्पेडिमेंट फॉर दोज पीपल ग्रोथ. ठीक है, चलें इसी को टॉपिक को आपने जिस तरह कहा भी बताना चाह रहे हैं. 90% ऑफ द ऑडियंस व्यूअर्स हमारे जो हैं वो यूथ ही है. तो अब दो किस्म के इसको सवाल को ब्रेक डाउन करते हैं. वन, जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, दूसरे जो अभी ग्रेजुएट करके कंपनीज में आ गए हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द ग्रेजुएट्स कि उनको क्या करना चाहिए अभी जो भी ग्रेजुएट नहीं हुए. ठीक है, आई थिंक देखें आखिरी जो 1-2 साल है ना बड़े इंपॉर्टेंट. एक तो अपने बेसिक्स जरूर साथ साथ रिवाइज करें. बहुत सारे लोग 3rd-4th सेमेस्टर में कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स हो गया, एल्गोरिथम्स हो गया, बट उसके साथ साथ ना उसको देखते, क्योंकि आगे के जो कोर्सेज डिज़ाइन हुए हैं ना ऐसे हुए हैं कि वो उन्हीं की एप्लीकेशन हैं. फॉर एग्जाम्पल बी ट्री एक चीज़ है जो आपने हल्के फुल्के डाटा सेक्शन में पढ़ी होगी. डाटा बेसिस बेसिकली बी ट्री की इम्प्लीमेंटेशन है. ग्राफ कंप्यूटर ग्राफिक्स में आप कवर करोगे एंड सो ऑन एंड ऑन. तो आप अपने फंडामेंटल्स को भूलो ना. कुछ यूनिवर्सिटीज़ आई नो कि वो अपने बच्चों को इंटरव्यू की तैयारियां कराते हैं तो वो रिवाइज हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी ये नहीं करी तो आप साथ साथ थोड़ा बहुत इसको देखो. और बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, हमारी भी हैं, हमारे हमसाया मुल्क वालों की भी हैं, वो उर्दू में भी हैं, उर्दू हिंदी में, इंग्लिश में भी हैं. तो देखो उनको समझते रहो कि यार चीज़ें कैसे हो रही हैं. एक तो आप ये अपनी फंडामेंटल्स को ना भूलो. सेकंड ये कि आई थिंक अगर आप लोग यूनिवर्सिटी में साथ थोड़ी बहुत फ्रीलांसिंग या ओपन सोर्स पे काम कर सकते हो वो करो. वो एक ऐसा एक्सपोजर है जो हमारे टाइम पे उस तरह से नहीं था आज से. अब वो मतलब आई नो सम पीपल जो 2 साल में जब वो ग्रेजुएट मतलब दूसरे साल में वो स्टार्ट कर देते हैं और जब तक वो ग्रेजुएट हो रहे होते हैं वो एक साल के इंडस्ट्री एक्सपीरियंस से ज़्यादा उनको एक्सपोजर हो चुका होता है, क्योंकि वो राइट टाइप के प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने शुरू स्टार्ट किए होते हैं हम्बल चीज़ों से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ऐसे काम कर रहे होते हैं. तो हाँ, डजंट मीन कि आप अपनी यूनिवर्सिटी अपनी डिग्री ज़रूर लें. बहुत सारे मुल्कों में आपको वीज़ा ही नहीं मिलेगा जॉब का अगर आपके पास 4 ईयर की प्रॉपर डिग्री नहीं होगी. ठीक है, तो इसलिए डिग्री ज़रूर कंप्लीट करें, लेकिन अगर आप राइट तरीके से एक्सपोजर ले सकते तो रेदर देन वेस्टिंग टाइम ऑन लेट्स से नेटफ्लिक्स या इधर उधर, फोकस ऑन के बाद मैं कैरियर कैसे बन सकता, कैसे पॉलिश हो सकता हूँ मैं अपने आप को. फिर वही चीज़ें आप अपनी CV पे भी डालें कि आपने ओपन सोर्स में काम किया, GitHub पे डालें. अगर आपने कोई Udemy पे कोर्सेज कर लिए हैं अपने CV पे डालें. वैसे भी कोई कंपटीशन हो रहे हैं उनमें आप पार्टिसिपेट करें, ताकि जब मेरे सामने एक CV आए ना, दो CV आती हैं. लेट्स से एक Tier 1 की यूनिवर्सिटी की आती है CV, एक Tier 2 की यूनिवर्सिटी की आती है. Tier 1 वाले की बाकी सब चीज़ें सही हैं, GPA भी ठीक है, लेकिन उसने बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं कि मैं ड्रामेटिक्स क्लब में था, मैं लिटरेरी सोसाइटी में था, मैं स्पोर्ट्स क्लब में था, वगैरह वगैरह वगैरह. शौक में लिखा हुआ है मूवीज़ एंड हाइकिंग, गुड हेल्दी थिंग्स. अब एक और बंदे की CV आती है, कोई अननोन यूनिवर्सिटी है, लेकिन साथ में लिखा हुआ है कि मैं हैकर रैंक में मेरा ये रैंक है, ओपन सोर्स के इन 4 प्रोजेक्ट में मैंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, ये ऑनलाइन मैंने कोर्सेज कंप्लीट. अब मैं तो बाकी सारी चीज़ें साइड पे करके यार ये बंदा कौन है. ओपन सोर्स मैं तो उसकी CV भी शायद ना देखूँ. ओपन सोर्स का अगर उसने लिंक दिया हुआ है मैं उसका गिट को खोल के बैठ जाऊँगा, मैं वहाँ से देखूँगा यार इसको बुलाओ, इसको देखो क्या कर रहा है. ठीक है, इससे पहले कि कोई और बुलाए इसको फ़ौरन बुलाओ. ठीक है,
एंड देयर आर टाइम्स जिसमें जब कोई इस तरह के एक दो रिज्यूमेज मेरे पास आए, नॉट द सेम क्राइटेरिया बट इस तरह की कुछ चीज़ें हुई, तो मैंने लिटरली अपने एचआर के सर पे जाकर खड़ा हो गया था कि इसका आज ही हमने स्क्रीनिंग करनी है, आज ही हमने इसका इंटरव्यू करना है और अगर सेलेक्ट हो गया तो आज ही ऑफर भिजवानी है। आई डोंट वांट टू वेट कि किससे कि 3 दिन में इसको कोई और ले जाए। तो समटाइम्स यू सी दिस टाइप ऑफ सीवीज और वो बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट की भी हो सकती है, एज लॉन्ग एज के क्या ये हर इंडस्ट्री के लोग के लिए नहीं, ठीक है। तो यस इंडस्ट्री में डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से सीवीज देखते हैं, बट मेरे लिए ये चीज़ें और मेरे जैसे कुछ लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बंदा कितना पैशनेट है अपने प्रोफेशन के बारे में, और वो अगर सीवी में नज़र आ रहा है तो दैट्स अ वेरी गुड इंडिकेटर। अच्छा बाय द वे कुछ लोग होते हैं कहते हैं हमारा तो 3.9 GPA है और हमने यूनिवर्सिटी पढ़ा है, बस सीवी बिल्कुल हल्की फुल्की बनाई हुई। मैंने खुद भी सही गलतियाँ की हुई हैं, ठीक है, डोंट डू इट। कुछ कंपनियों के अंदर बहुत कुछ बड़ी कंपनियों में वो इस तरह की चीज़ें भी देखते हैं यार कि अटेंशन टू डिटेल से लेके सब चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो इसलिए सीवी इज़ इम्पॉर्टेंट और आई थिंक वही सर ना Tier 2 और Tier 1 के बीच में अगर आपने डिफ्रेंशिएट करना है अपने आप को, मैं Tier 2 या Tier 3 यूनिवर्सिटी से, तो आई थिंक सीवीज़ कि मैं यूनिवर्सिटी का तो मैं अब चेंज नहीं कर सकता, और आई नो कि सम इंडस्ट्री के लोग बायस्ड हैं, वट एल्स आई कैन डू कि वो मेरी तरफ हो जाएँ। तो वो यही चीज़ें कि मैंने ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट किया हुआ है तो मैं मेंशन करूँ, मैंने कोई हैकर रैंक में कोई अच्छा काम किया हुआ है वो मैं मेंशन करूँ, मैं कोई हॉबी प्रोजेक्ट्स करता रहता हूँ वो मेंशन करूँ, और अगर मेरा गिटहब के ऊपर चीज़ें पड़ी भी होंगी तो मैं जिस तरह मेरे पास कोई ऐसी सीवी आ जाए तो मैं उसके ऊपर क्लिक करके उसके गिटहब पे चला जाता हूँ, और मैं इसकी भी सीवी तो साइड पे हो जाती है। मैं तो ये देख रहा था कि बंदा कोडिंग में पैशनेट है या नहीं, तो मुझे सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिल गया, उसका मैं कोड देख रहा हूँ और वो अगर गिटहब तो अच्छा बाय द वे आजकल ये वेरी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है कि आपकी अगर गिटहब की प्रोफाइल है तो एक अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज हो, बेशक आपने उसमें अपने एकेडेमिया के प्रोजेक्ट भी डाले हुए हो, लेकिन वो है। तो आई थिंक सीवी अगर आपका जीपीए अच्छा है और आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से हैं, स्टिल सीवी इज़ इम्पॉर्टेंट। इट कैंट बी कि यार कि मैं तो सुपरस्टार हूँ बस मुझे आप रख लें। यस कुछ इंडस्ट्री में लोग हैं वो सिर्फ जीपीए और यूनिवर्सिटी देखे भी रख लेंगे, बट काफ़ी लोग जो एक्चुअली पैशनेट प्रोग्रामर्स ढूंढने दे विल लुक के यूनिवर्सिटी सीवी कैसी है, उसमें अटेंशन टू डिटेल हैं, राइटली मोटिवेटेड है ये बंदा और नॉट। सो एंड बाय द वे दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, जब आप बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनके बड़े अच्छे अच्छे जीपीएस होते हैं और वो जब अप्लाई कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेशनली, दे आर नॉट एबल टू गेट एडमिशन। वाई? बिकॉज उनकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ में वो चीज़ वो उनकी स्टेटमेंट पर होती है यार मैं तो 4 GPA हूँ, ठीक है। दे हैव टू काइंड ऑफ लाइक why you are going to that program, why you are applying to that particular lab or something like that. So I think इधर क्योंकि स्टेटमेंट पर पर्पज़ तो नहीं होती जब आप अप्लाई कर रहे होते तो एक सीवी और वो जो कवर लेटर है, दैट्स द कवर लेटर की बजाय आप कह लें ईमेल की जो बॉडी है। बहुत सारे लोग सीवी क्या करते हैं, सीवी ऊपर लिखा होता है सीवी, एक अटैचमेंट होती है नीचे कुछ लिखा भी नहीं होता क्या, और सीवी भी बिल्कुल एक सिंपल सी सीवी, उसमें CNIC लिखा होगा वगैरह वगैरह वगैरह। तो डोंट डू इट। इस पर ऑनलाइन बहुत सारे आर्टिकल्स भी मिल जाते हैं, इनफैक्ट मैंने भी इसके ऊपर शायद लिख के एक दफ़ा शेयर किया हुआ था कि सीवी फ्रेश ग्रेजुएट की ऐसी होनी चाहिए। कवर लेटर में आप बताएंगे वाई दिस कंपनी, जो भी रीज़न है, वो अच्छी रीज़न है बुरी रीज़न है, आप लिखेंगे यार मुझे आपका CEO बहुत पसंद है, उस पोस्ट से फिर आप अपने आप को रिलेट, लेकिन आप जनरली भी बताएं कि वाई दिस कंपनी, ठीक है। पोस्ट तो फ्रेश ग्रेजुएट ऑलमोस्ट हर जगह एक जैसी ही होंगी, लेकिन वो वाई दैट कंपनी, हर कंपनी की अपनी स्ट्रेंथ है। कुछ कंपनी से आपको पता चलेगा यार वेरी नाइस पीपल टू वर्क विद, कुछ में पता चलेगा वेरी हाई ग्रोथ, कुछ में प्रोडक्ट पे काम हो रहा है, कुछ में सर्विसेज पे Fortune 500 के साथ, वट एवर दैट रीजन इज वाई दैट कंपनी। तो इसका यह मतलब हुआ कि आप ये नहीं कर सकते कि आपने एक ही सीवी बनाई, एक ही कवर लेटर बनाया और 100 जगह अप्लाई कर दिया। हर जगह आपने सीवी को भी टेलर करना है उसके हिसाब से, और आपने अपनी कवर लेटर को तो डेफिनेटली करना है। सीवी को मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आप एक सर्विसेज कंपनी में कर रहे हो तो मे बी कुछ और चीज़ें आप हाईलाइट कर रहे हो, प्रोडक्ट कंपनी में कर रहे हो तो कुछ और कर रहे हो, आप FMCGs में अप्लाई कर रहे हो तो कुछ और कर रहे हो, क्योंकि वो आपने अपने आप को थोड़ा सा उसके हिसाब से, आप एक FMCG में अप्लाई करो और आपकी सीवी लग रहा है बहुत बड़ा नर्ड है तो वो शायद मिसमैच है, ठीक है। और अगर आप किसी टेक IT एक्सपोर्टर्स को भेजे और वो लग रहा है कि बंदा एक्स्ट्रा करिकुलर ही काम करता रहे, प्रोग्रामिंग में ज़्यादा, तो वो भी, तो इसलिए यू हैव टू बैलेंस, समटाइम्स यू हैव टू। मैंने ये गलतियाँ की हुई हैं शुरू में, मैं बड़ी खुशी से लिखता था कि जी स्टार क्राफ्ट का टूर्नामेंट जीता हूँ मैं, वो आप जिस मर्जी चीज़ पे खुश हो, जस्ट आस्क योर सीनियर कि व्हाट वर्क्स इन द इंडस्ट्री, एंड बट सीवी इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें जो दूसरा जो हमारा पार्ट था कि आई सी सो मैनी गाइस जो कि 2-3 साल का एक्सपीरियंस आ गया इंडस्ट्री में, थोड़ा बहुत समझना भी आना शुरू हो गया, बट दे फील लाइक कि वो एक लेवल पे स्टक हो गए हैं, देयर इज़ नो ग्रोथ, ठीक है। वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके जहन में ये आता है कि यार बाहर भागने की कोशिश करते हैं। तो उसके अलावा क्या कुछ कर सकते हैं वो? आई थिंक इस पर ज़्यादा जो मेरा एक चीज़ मैं पहले इसमें बोलूँगा, इसमें ज़्यादा इंडस्ट्री के लोग मेरे से खुश नहीं होंगे, लेकिन आई थिंक इट्स मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर आप अगर आपको कोई चैलेंजेस नहीं है ना, फैमिली चैलेंजेस नहीं है, फाइनेंशियल चैलेंजेस नहीं है, इफ़ यू कैन गो एंड वर्क फॉर बिग इंडस्ट्री इन द एट ग्लोबल, गो फॉर इट।
तो 2-3 साल बाद अगर आप, क्योंकि 2-3 साल का मतलब है कि आपने इनफ टाइज पाकिस्तान में बना लिए कि आप वापस भी आ सकते हो। फ्रेश ग्रेजुएट को मैं जनरली कहता हूँ नहीं, आप पहले पाकिस्तान में, अगर आपने वापस पाकिस्तान आना है तो आप कुछ अर्सा पाकिस्तान में काम करो। बट 2-3 साल पे अगर आपको लेट से किसी टियर 1 बिग टेक कंपनी में मिल रही है या कोई बहुत अच्छे स्टार्टअप के अंदर बेरिया में मिल रहा है तो मैं रिसेंटली किसी एक बुक में ये चीज़ पढ़ी भी थी कि 2-3 आप फंडामेंटल डिसीजन होते हैं ना लाइफ में, शादी किससे करनी है, पढ़ना कहाँ से है, वगैरह वगैरह, ऐसा के जो आपके होते हैं, एंड दे डिटरमिन योर लाइफ कैरियर। वन ऑफ देम इज़ द सिटी। सो अगर आप टेक के अंदर वाकई टॉप पे जाना चाहते हो तो बी इन दैट सिटी जहाँ पे टेक टॉप है, तो वो ऑफ कोर्स वो दैट्स बे एरिया। 3-4 और सिटीज़ होंगे। सो आई थिंक आप किसी भी यूनिवर्सिटी के आप बच्चों को निकालोगे ना, तो मेरा अपना इसमें एक हाइपोथेसिस है कि 50% बच्चे लेट से पूरी दुनिया में और 50% लेट से बे एरिया में चलेंगे। तो ऑन एवरेज वो बे एरिया वाले बंदे टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। नॉट एवरी वन ऑफ देम, बट ठीक है, क्योंकि वहाँ एक्सपोजर और तरह के। तो आई एम फंडामेंटली नॉट अगेंस्ट इन पीपल गोइंग अब्रॉड फॉर द राइट टाइप ऑफ जॉब, एज लॉन्ग एज उनकी फैमिली सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि उनको अलाउ करते हैं। कई दफ़ा लोगों को वापस डिफरेंट रीजन से वो लोग जाते भी हैं तो वापस भी आ जाते हैं। हाउएवर खाम खा की ना जो शिफ्टिंग होती है ना, बस 6 महीने साल के आप क्या पर उधर चले गए, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक तो लॉन्ग रन में वो कैरियर को हर्ट भी करता है कि लोगों को नज़र आता है यार ये तो बंदा बस आ जाते नहीं है। दूसरा आई थिंक एक एथिक्स होती है कि यार आपने एक कंपनी में थोड़ा सा टाइम किया, उन्होंने कुछ चीज़ें आपको सिखाई हैं, आपको इन्वेस्ट किया है, ठीक है, डिलीवर इट, ताकि आप प्राउडली अपनी सीवी पे भी लिखो यार मैंने वहाँ पे ये डिलीवर किया। अगर आपको सिर्फ नज़र आ रहा है कि 6 महीने साल 1.5 साल बाद आप जा रहे हो, और मेरे भी कुछ प्रोफाइल पे ऐसे 1-2 हैं, तो वो मुझे यही होता है कि यार ये इट वाज नॉट फाइन। बट कुछ लोग नहीं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते, दे आर फाइन कि नहीं बस 6 महीने हमने बस करना था, आगे चले आगे। बट आई थिंक जहाँ पे बहुत कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है मूव आउट करने की, तो ना मूव आउट करें, लॉन्गर स्टे करें, ठीक है। 3 ईयर 5 ईयर, मैंने तो एक जगह 9 साल भी स्टे किया था कंटिन्यूसली, लेकिन आई थिंक दैट विल इन लॉन्गर एंड विल हेल्प यू बी अ मोर एक्सेप्टेबल पर्सन फॉर सम मोर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी पोजीशंस। क्योंकि अगर आपके सीवी पे ऐसा चीज़ें नज़र आ रही हैं तो एक लेवल पे उनको एक स्टेबल टाइप चाहिए होते हैं लोग। तो अगर नज़र आता है बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग करता रहे तो दे विल नॉट बी नॉट कंफर्टेबल, मे नॉट बी कंफर्टेबल इन गिविंग यू समथिंग विच यू रियली डिजर्व। सो डोंट डू इट। हाँ, लेकिन अगर आपको 3 महीने में पता चल गया यार ये कंपनी सही नहीं है, टॉक्सिक कल्चर है, मैं इधर अलाइंड ही नहीं हूँ, गेट आउट एज सुन एज पॉसिबल, अदरवाइज रह के आप भी वैसे ही हो जाओगे। सो इफ़ योर level is this, work for if you are a player, work for a player company, simple as that, and keep try to get into those company। but इसका ये मतलब नहीं है कि जस्ट सिर्फ बेस्ट में जाना है, टॉप 5-10 में कहीं पे भी हो जाते हैं, जाएँ वहाँ पे फिर लॉन्गर स्टे करें। सेट द स्टैंडर्ड, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन। हाँ, मतलब आपका अपना एक बार अगर है तो उस बार को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। एंड आई थिंक के बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं, बहुत अच्छे अच्छे बंदे हैं, लेकिन कई दफ़ा आपस में कल्चरल फिट नहीं भी होते, तो डिफरेंट पीपल की डिफरेंट कंपनी सूट करती हैं। सिस्टम माइट बी द बेस्ट कंपनी फॉर सम पीपल, 10 माइट बी अनदर कंपनी फॉर अनदर सेट ऑफ पीपल, 7well विल बी अ गुड कंपनी, RB Soft विल बी अ गुड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। सो ट्राई टू सी के व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर, टॉक टू सम पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग देयर एंड सी के इज इट। कुछ लोगों को एम्बिग्विटी में अच्छा मौका मिलता है ग्रो करने का, कुछ को स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है। वो एम्बिग्विटी वाली कंपनियों में फायर हो जाते हैं, स्ट्रक्चर्ड कंपनियों में जाकर एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बन जाते हैं। और कई दफ़ा उल्टा होता है, स्ट्रक्चर्ड कंपनी में वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, एम्बिग्विटी में जाते हैं तो टॉप पे चले जाते हैं। सो यह एक तरह का ना ये मैच होता है कि यार वेयर यू आर फिट, जहाँ लेकिन आपको फिटनेस नज़र आ गई है ना, तो देन ट्राई टू स्पेंड सिग्निफिकेंट टाइम देयर टू डिलीवर समथिंग सिग्निफिकेंट बेसिकली। अच्छा, कंक्लूजन की तरफ जाते हुए मैं थोड़ा पॉलिसी लेवल पे आना चाहूँगा, ठीक है। आईटी मिनिस्ट्री कहती है कि $2.6 बिलियन से हम अपनी आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ा के $10 बिलियन पे रफली लाना चाह रहे हैं 2028 तक। एंड दूसरी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं कि हम ग्रेजुएट्स को अब्रॉड भेजेंगे और वो वहाँ जाके रेमिटेंसेस लाएँ। तो हाउ यू सी बोथ एडिंग अप, यू नो, अगर आपने वाकई $10 बिलियन पे लाना है एंड देन देयर इज़ ब्रेन ड्रेन, तो कैसे वो $8 बिलियन या $10 बिलियन तक जाएगा? देखिए, अब ऑफ कोर्स डिफरेंट लोगों का डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ का डिफरेंट टारगेट होगा ना। ओपीएफ का टारगेट या जो ओवरसीज़ वालों का उनका उस टाइप का होगा। आईटी भी पीसेप का टारगेट आईटी एक्सपोर्ट होगा। सो वो ऑफ कोर्स हर एक ने अपने अपने, और दैट्स गुड कि गुड कंपटीशन के डिफरेंट लोग compete कर रहे हैं फॉर द डिफरेंट। आई जनरली थिंक अगर हम अपने फंडामेंटल्स सही रखें ना, अपनी यूनिवर्सिटीज़ को और अच्छा कर लें, सो to do both of this is not impossible. It will be very very hard, ठीक है, but increasing export and also increasing remittance is not something जिसको मैं कहूँगा कि साथ साथ नहीं हो सकते।
स्ट्रेटजिकली दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस भी है। देखें अब हमारे हमसाया मुल्क से जो लोग पहले जॉब कर नहीं पाए गए थे उन्होंने वापस आई कंपनियाँ सेटअप की और सब कुछ किया। सो आई थिंक और लेकिन वो फिर वापस कंडीशन भी ऐसी होनी चाहिए उनके लिए आना भी आसान हो, कंपनियाँ सेटअप करना भी ईजी हो एंड सो ऑन एंड ऑन। सो वी नीड टू मेक श्योर कि हम अगर हम बाहर भेज भी रहे हैं तो वी क्रिएट दैट एनवायरनमेंट के लोग कहें कि यार हाँ जा रहे हैं, लेकिन ये ना हो कि यार जाके क्या नहीं हम वापस नहीं जा सकते, सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, जो रेगुलेटर्स हैं तंग करते रहेंगे, तो वगैरह वो नहीं होना चाहिए। तो अगर उनको होगा तो वापस आके कंपनियां भी इधर सेटअप करेंगे और एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी। तो एक हैविंग सेड दैट जो ऑलरेडी कंपनियां काम कर रही हैं उनकी भी बातों को हम सुने, उनकी जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं उसको हम करें। देखिए अभी लकी है, डेविल एडवोकेट में कह लें एक तरह से कि आईटी इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ी लक क्या है कि हमारे पासपोर्ट की अनफॉर्चुनेटली आपको पता है वैल्यू ज़्यादा नहीं है। इसकी वजह से हमें बहुत से लोगों के वीज़ा ही नहीं लगते, ठीक है। तो अभी तो हम ऑलरेडी स्टंटेड हैं रेमिटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हैं, ठीक है कि मतलब तो इसलिए हाँ अल्लाह करे कि हमारे वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें और आसान हो, तो वो है। लेकिन जो फंडामेंटल्स में आप ये ज़रूर देखें कि आपकी जो एक्सपोर्ट प्लस रेमिटेंस मिला के भी अभी इंपोर्ट से वो है, तो इसलिए एक्सपोर्ट और रेमिटेंस दोनों ही शायद हमें ऊपर ले जानी चाहिए। इवेंचुअली वी नीड टू सी के किस तरह से हम देखिए आईटी एक्सपोर्ट में ना एक चीज़ ध्यान में रखें कि हर जैसे कुछ बिज़नेस मॉडल ये हैं कि जितने बंदे होंगे उतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट होगी, कुछ बिज़नेस मॉडल ऐसे नहीं है। तो अगर आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स पे जाते हैं जो मतलब पार्क हुए में हैं लेकिन आप उनसे रेवेन्यू इंटरनेशनली करें, सो देयर आर हायर मार्जिन चीज़ें ऐसे अगेन, बट वो उस वक्त सॉल्व नहीं करेगा प्रॉब्लम अगर पैसा बाहर पार्क हो रहा है। तो वो भी फिर रिस्क के हिसाब से ना आपने देखने के अगेन रजीम ऐसी हो जो अभी कुछ चीज़ें उन्होंने की आई थिंक जैसे 50% आप अपनी अर्निंग डॉलर में रख सकते हैं। सो आई थिंक दे हैव डन सम रियली इंटरेस्टिंग थिंग एंड आई होप कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है उनको कंटिन्यू भी करे। बट पॉलिसी मेकर ये नहीं कह सकता यार ये सिर्फ गोल है हमने सिर्फ यही करना है, तो सिर्फ आईटी इंडस्ट्री फोकस है या सिर्फ फ्रीलांसर फोकस है या सिर्फ रेमिटेंस फोकस है। आई थिंक सबके ऊपर पैरेलल काम होना चाहिए। अच्छा टैलेंट प्रोड्यूस करेंगे तो हर एक के लिए काम भी हो जाएगा। और इस सब में लास्ट क्वेश्चन, टाई कहाँ हेल्प आउट कर सकता है? So TIE का I'm on the board of TIE. TIE like Open and some other organization of essentially about promoting entrepreneurship. TIE के अंदर TIE यूनिवर्सिटी के नाम से एक इनिशिएटिव है which is youth focused. So हम यूथ के साथ डिफरेंट प्रोग्राम्स करते हैं। हमारे लास्ट ईयर जो था उसमें वन ऑफ द ग्लोबल कंपटीशन था, टाई के दुनिया भर में चैप्टर्स हैं, तो उसमें जो टॉप 7 के अंदर इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन वन ऑफ द गर्ल वाज फ्रॉम पाकिस्तान, ओपन इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की लड़की थी, उनका प्रोजेक्ट जो था उसमें आया। सो टाई विल कंटिन्यू टू वर्क ऑन यूथ प्रोग्राम। मेरा एक्चुअली टाई में यूथ चेयर कोई है मेरे पास, एंड आई थिंक जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। उस हिसाब से स्टार्टअप कप के नाम से हम बहुत बड़ा एक इवेंट कराते हैं, 10 साल वो हुआ है। सो वो दैट्स वेयर वी आर ट्राइंग टू सी के हाउ वी कैन ब्रिंग इन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, नॉट जस्ट फॉर पीपल टू रन देयर बिजनेसेस, कहीं और भी काम करें तो उसी माइंडसेट से काम करें, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो अपना काम है, एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को हम प्रमोट करें। और मैं स्पेसिफिक इसमें यूथ से करता हूँ लेकिन हमारे प्रोग्राम मल्टीपल हैं। Thank you so much, Asim, for your time and insights. Thank you for inviting. So key takeaways from today's program कि करिकुलम जितना मर्ज़ी अच्छा बना भी लिया जाए लेकिन वो सही तरीके से अगर पास ऑन नहीं किया जा रहा तो डेफिनेटली आपको वो क्वालिटी, वो टैलेंट नहीं मिलेगा। और जब टैलेंट आपके पास आ भी जाए तो आपने उसको नर्चर भी करना है और ऐसा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि जो टैलेंट आपका बाहर भी जाता है अपनी डेवलपमेंट के लिए वो वापस आके यहाँ गिव बैक कर सके। थैंक यू वेरी मच। डू शेयर योर फीडबैक एंड कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़।